हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपना जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कुकिंग मेथड्स, मतलब कि पकाने की विधियाँ। तो डेली हम खाना पकाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पकाते हैं। तो उन सब चीज़ों को किन किन मेथड से पकाया जाता है, या हम जो भी फूड पकाते हैं उनका क्या मेथड है, जिनके बारे में हमें हो सकता है अभी तक ना पता हो। तो चलिए आज हमें पता चल जाएगा। तो जो लोग सो रहे हैं वो लोग जगें, और क्योंकि अब देखिए बहुत टाइम हो चुका है, तो अब सोने का बिल्कुल भी जो सोएगा वो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश की है मैंने, सूरज बहुत थोड़ा सा दिख रहा है, तो जो लोग नहीं देख पाए सुबह का सनराइज़ वो देख सकते हैं इसमें। मैंने कोशिश करी कि आपको दिखाया जा सके। तो बाकी सबको गुड मॉर्निंग। आप लोग जगिए बिल्कुल, चाय कॉफ़ी ग्रीन टी जो भी आप लेते हो जो है लीजिए, और अपने दिन की शुरुआत करिए। क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो हम जो है ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आज, हम तुरंत स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। देखिए कुकिंग मेथड्स, आपको भी पता है पकाया क्यों जाता है। क्योंकि हमें भोजन को मतलब खाना है, और भोजन खाने योग्य और मतलब थोड़ा डाइजेस्टिबिलिटी उसकी बढ़ जाए, उस तरीके का मतलब कुछ डिज़ायरेबल टेस्ट और डिज़ायरेबल टेक्सचर उसमें उत्पन्न हो जाए, इसलिए हम जो है भोजन को पकाते हैं। अब पकाने में होता क्या कि पकाने के दौरान खाद्य पदार्थ में, एक सेकेंड, पकाने के दौरान खाद्य पदार्थ में क्या करते हैं कि जो उसमें उष्मा का संचरण करते हैं, मतलब कि हीट ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, मतलब हीट ट्रांसफ़र आप समझ रहे हैं ना। तो उसमें जो उष्मा संचरण होता है वो कंडक्शन, रेडिएशन और माइक्रोवेव रेज के द्वारा उष्मा प्रवाहित की जाती है। सॉरी, इसमें उष्मा गलत लिख गया है, ये वाला सही है। तो उष्मा का मतलब उष्मा प्रवाहित की जाती, मतलब भेजी जाती खाद्य पदार्थ के अंदर। शुद्ध भाषा में अगर हम ये कहें तो खाद्य पदार्थ को पकाने हेतु जल, भाप, हवा एवं वसा अथवा सबको एक साथ पकाने के माध्यम में रूप में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब या तो जल में पकाएंगे, या तो भाप से पकाएंगे, या हवा के माध्यम से पकाएंगे, या वसा के माध्यम से पकाएंगे, या फिर इन दोनों में से इन चारों में से चारों विधियों को एक साथ मिला देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि वसा है, थोड़ा सा कोई भी चीज़ को फ्राई करते हैं, फिर उसमें पानी डाल के उसको पकाते हैं। तो उसमें जब आप पकाएंगे तो देखो जल का भी यूज़ हो गया, और जब हम उसको ढक करके पकाएंगे तो उसमें भाप भी बन जाएगी। तो इस तरह की बात है, या तो हम एक एक करके पकाएंगे, या तो हम सबको एक साथ मिला करके पकाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वही वाली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग, मतलब कुकिंग का उद्देश्य क्या है, पिछली वाली वीडियो में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैंने सबको एक साथ लगा दिया है। भोज्य पदार्थ को सुपाच्य एवं नरम बनाना, बिल्कुल सही बात है कि वो सॉफ्ट हो सके और डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ सके उसकी। आकर्षक एवं स्वादिष्ट बनाना, बिल्कुल सही बात है, उसका टेस्ट अच्छा हो और जो उसका अपीयरेंस है वो भी देखने में अट्रैक्टिव लगे। भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करना, बिल्कुल जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो भी बैक्टीरिया या अनडिज़ायरेबल थिंग्स होंगी वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फोर्थ है आपका भोजन में विभिन्नता उत्पन्न करना, मतलब कि वैरायटी क्रिएट करना। पोषक मूल्य में वृद्धि करना, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाना, जो भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं उसके पोषक मूल्य को बढ़ा देना। जैसे अंडे वाला आपको एक एग्जांपल बताया था ना कि अंडे में एविडिन प्रोटीन होता है और बायोटिन को अपने साथ बांध के रखता है, बट जब वो कच्चा रहता है तो बायोटिन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और जब हम उसको बॉईल कर देते हैं तो एविडिन नष्ट हो जाता है और बायोटिन प्रोटीन हमारे शरीर में प्राप्त हो जाता है। स्वाद बढ़ाना, चाहे बिल्कुल सही बात है, स्वाद तो बढ़ता ही है, कितना स्वाद बढ़ाने का हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ। दुर्गंध दूर करना, बिल्कुल सही बात है, अगर थोड़ी स्मेल आ रही होती तो हम बोलते हैं थोड़ा सा बॉईल करके उसको वो कर दो तो जो है फ्रेश हो जाएगा। संरक्षण एवं संग्रहण, मतलब कि प्रिजर्व करना और स्टोर करना। अगर हमें भोजन को प्रिजर्व करना है या स्टोर करना है तो भी हम जो है क्या करते हैं, कुछ तरीके अपना करके उसको सुखा करके या भून करके उसको स्टोर करके रख सकते हैं। मूंगफली हो गई, दाल हो गई, ये सब चीज़ें आप भून करके रख देते हैं ना, तो एक लॉन्ग टर्म तक वो अच्छा बना रहता है। चलिए इसके बाद है टाइप्स ऑफ कुकिंग। देखिए 3 चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका मॉइस्ट मेथड ऑफ कुकिंग, और सेकंड है ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग, ड्राई हीट होगा यहाँ पे, ड्राई हीट मेथड्स ऑफ कुकिंग। इसके बाद थर्ड है आपका कॉम्बिनेशन मेथड्स ऑफ कुकिंग। जब मैं PDF दूंगी तो वहाँ मैं सही कर दूंगी, परेशान नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है मॉइस्ट मेथड, ठीक है, मतलब कि गीली विधि, पकाने की गीली विधि। तो इसमें हमें जो है बॉइलिंग, सिमरिंग, पोचिंग, स्टूइंग, स्टीमिंग, ब्लॉन्चिंग और प्रेशर कुकिंग, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और इसके बाद ड्राई मेथड वाले में आपको रोस्टिंग, ग्रिलिंग एंड ब्रॉयलिंग, बेकिंग, टोस्टिंग, सॉर्टिंग और फ्राइंग। और जो कॉम्बिनेशन वाला मेथड है उसमें सिर्फ एक पढ़ना है, ब्रेजिंग मेथड, ठीक है।
तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। देखिए बॉईल वाली बात है, बॉईल तो सबको पता होगा कि बॉईल में क्या करते हैं। सिंपल सी बात है, खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है अतिरिक्त पानी डाल के उसको उबालते हैं। जब तक उसमें बुलबुले नहीं उठते या जब तक हमारा खाद्य पदार्थ पक नहीं जाता है तब तक हम उसको पकाते रहते हैं। आपका राइस हो गया, एग हो गया, दाल हो गया, पोटैटो, मीट, साबूदाना, चुकंदर आदि ये सारी चीज़ें हम पकाते हैं। इसके बाद अब वही वाली बात है कि इसका एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है इससे। ये पकाने की बहुत ही आसान विधि है, बिल्कुल सही बात है। इसमें किसी भी बहुत अच्छे या बहुत स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें प्रोटीन क्या होता है, इस विधि से प्रोटीन जो है डीनेचर्ड हो जाता है। डीनेचर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रोटीन आसानी से पचने योग्य हो जाता है, ठीक है। और जो स्टार्च होता है वो जिलेटिनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। जिलेटिनाइज का मतलब क्या होता है कि जो उसके स्टार्च जो मतलब स्टार्च होता है उसके अंदर जो वो पकाने के बाद क्या होता है फूल जाता है, ठीक है। तो एक जेल के फॉर्म में अगर हम उसको बहुत ज़्यादा पका दें तो वो एक जेल के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस वजह से बोल रहे हैं कि जिलेटिनाइज्ड हो जाता है। जिलेटिनाइज्ड एक प्रोसेस है, इसको हम लोग आगे चल के जो है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी कई सारे टर्म्स हैं, रेट्रोग्रेडेशन है और सिंथेसिस है, ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो मीट होता है, मीट का कोलेजन प्रोटीन का अपघटन हो जाता है। मैंने उधर लिखा है ना कि प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। तो जो नॉनवेज वगैरह होता है उसमें कोलेजन प्रोटीन होता है, तो उसको जब हम पका देते हैं तो वो जो है अपघटित इन द सेंस कि वो सॉफ्ट हो जाता है। और आपकी जब अपघटित हो जाएगा मतलब सॉफ्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जब हम उसको खाएंगे तो हमारे शरीर में उसकी जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी। खाद्य पदार्थ कम ज़्यादा नहीं पकते, एक समान पकता है, बिल्कुल सही बात है। पानी पूरा भरा हुआ होता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो उसमें होता क्या कि प्रॉपर ऐसा नहीं कि एक जगह कम पका एक जगह ज़्यादा पकेगा। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज मेन ये होता है कि अगर आपने बहुत देर तक पकाया तो बेकार हो सकता है। जैसे होता है ना कभी कभी आलू बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाती है तो वो बिल्कुल फट जाते हैं, आप देखते होगे। और इसके बाद इससे क्या होता है कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो निकल सकते हैं अगर आपने ओवर कुकिंग कर दी है तो। और वेजिटेबल्स और दाल को नमक के पानी के साथ अगर उबाल देते हैं तो भी प्रोटीन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो है जो दाल को पकाने के बाद नमक मिलाना चाहिए। इसके बाद जो कुछ खनिज तत्व होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी पानी के साथ नष्ट हो जाते हैं थोड़े अमाउंट में। रंगों की भी हानि हो जाती है उबालने से। जल में घुलनशील रंकड़ बिटैलिन जो होता है आपका वो चुकंदर में पाया जाता है। जल में घुलनशील इसलिए बोल रहे हैं, आप चुकंदर को काटो और पानी में डालो, पूरा पानी देखते हो गया आपकी पर्पल कलर का हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है अगर आपने सोचो कि आपने चुकंदर को ज़्यादा बॉईल कर दिया तो वो बिल्कुल जब वो नॉर्मल पानी में उतना ज़्यादा रंग उसका निकल जा रहा है, वो पिगमेंट होता है उसमें, तो आप सोचो ना गर्म पानी के साथ कितना ज़्यादा निकल जाएगा। तो इस वजह से कह सकते हैं रंगों की भी हानि हो सकती है, समय की भी हानि होती है। अगर आपने बहुत जैसे अगर हमें जल्दी कोई चीज़ को पकानी है, सोचो अगर प्रेशर कुकिंग में करें तो कितने जल्दी बन जाता है, बट अगर बॉईल कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, स्वाद और संरचना ख़राब हो जाती है। कभी कभी जैसे होता क्या कि बहुत ज़्यादा अगर आपने पका दिया तो वो ख़राब हो सकती है। अगर आपने भगोने में चावल बनाया है और आपने उसको बहुत ज़्यादा पका दिया तो बिल्कुल वो ख़राब हो सकता है। इसके बाद है आपका सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब होता है धीमी आंच पर पकाना। इसमें होता क्या है कि खाद्य पदार्थ को पैन में या ढक्कन में बंद करके बॉईल के तापक्रम से कम तापमान पर मतलब कि 82 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के साथ पकाया जाता है। आपको ये टेम्परेचर याद रखना है। ये टेम्परेचर डायरेक्ट नेट के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। सीधे से आप समझो ये सिमरिंग क्या है, जैसे आप सब्जी फ्राई करते हैं और पानी डाल के उसको पकाते हैं ना, है ना। तो ये वही मेथड है यहाँ पे। आप खुद ही सोचो कि पैन में थोड़ा सा फ्राई करते हैं हम लोग, फिर ढक्कन बंद कर देते हैं और सब्जी बॉईल होती रहती है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा हम कम कर देते हैं कि कहते हैं ना कि मीडियम पे कर दो, फ्लेम जो है वो मीडियम पे कर दो, पकती रहे सब्जी। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिमरिंग बोलते हैं। इस विधि को उन खाद्य पदार्थ को पकाने के लिए लाभकारी होता है जिनको पकने में अधिक समय लगता है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे ज़्यादा टाइम लगे, जैसे मांस, सब्जियां, खीर, मछली, कस्टर्ड, गाजर का हलवा तथा सूप एवं स्टॉक्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आप ये देखो इस तरीके से सब्जी बॉयल होती है ना घर में, तो वही वाली बात है यहाँ पर, और कुछ अलग नहीं है इसमें। अब एडवांटेज इसका भी क्या है कि पूरी तरीके से पक जाता है, जलने से भी बच जाता है। और इसमें क्या होता है पानी के साथ घुलकर नष्ट नहीं होते, क्योंकि इसका पानी में फेंकना तो है नहीं, तो उसी में आ जाएगा। पोषक तत्व भी ज़्यादा नष्ट नहीं होते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादा टाइम तक अगर आपने पकाया तो संवेदनशील जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं, और समय और ईंधन भी नष्ट होता है। जाहिर सी बात है बहुत देर तक अगर हम धीरे धीरे पका रहे हैं उसमें टाइम तो लगेगा ही। इसके बाद है हमारा पोचिंग मेथड। पोचिंग मेथड में क्या होता है, पकाने की इस विधि में 80 से 85 सेंटीग्रेड तापक्रम पर खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं। इस विधि से पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जो होते हैं, एग है, फिश है और फ्रूट है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। पोचिंग जो मेथड होता है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, और टेम्परेचर कितना रखते हैं 80 से 85। बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जाएगा, लेकिन कम कर देंगे, धीरे धीरे बॉईल होता रहेगा।
एग को, इसमें स्पेशली क्या होता है, एग को पोचिंग विधि से पकाने हेतु पकाने वाले पानी में थोड़ा नमक या सिरका डालते हैं, जिससे अंडे के जमने की प्रक्रिया बहुत कम ताप पर और बहुत कम समय में हो जाती है। तो पोचिंग मेथड से आप ये कह सकते हो कि कम टाइम में, अगर कोई जैसे हमें अगर कच्चा अंडा पकाना है तो कम पानी में और कम टाइम में ये हो सकता है, उसमें नमक और सिरका थोड़ा सा मिला देंगे आप। इस तरीके, जैसे देखिए ये पानी है, पानी में पड़ा तो हुआ है बट पानी में बिल्कुल डूबा हुआ नहीं है, थोड़ा कम पानी की मात्रा है, ठीक है। तो पोचिंग मेथड में इस तरीके की थोड़े कम पानी में आपको ये याद रखना है कि बहुत कम मतलब बहुत कम पानी नहीं रहेगा, नॉर्मल पानी रहेगा, मतलब कम, नॉर्मल जितना आप डालते हो उससे थोड़ा सा कम, और टेम्परेचर इसका 80 से 85 डिग्री सेल्सियस होगा। और इनमें कौन से फूड प्रोडक्ट पोच किए जाते हैं आपको इनका नाम याद रखना है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद पकाने की शीघ्र विधि है। जाहिर सी बात है कम पानी डालेंगे तो जल्दी पानी गर्म होगा, और अगर सिरका या नमक आप मिला दे रहे हैं तो वो जल्दी चीज़ें जो है मतलब पक जाएंगी, या आप जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जाएंगी, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि स्वाद थोड़ा कम अच्छा होता है, और जल में घुलनशील विटामिन पानी के साथ नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा स्टोइंग मेथड। स्टोइंग में क्या होता है कि ये पकाने की सामान्य विधि है, ये पकाने की सामान्य विधि है। इसमें खाद्य पदार्थ को बहुत थोड़े पानी के साथ ढक करके पकाया जाता है। स्टोइंग आपने देखा होगा ना, जैसे हम कभी कभी सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसको बंद कर देते हैं बिल्कुल, और उसको बार बार खोलते नहीं हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ को पहले उबलने के तापक्रम तक गर्म किया जाता है, फिर 98 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम पर धीरे धीरे धीमी आंच पर 1-2 घंटे तक पकाया जाता है। इसमें स्पेशली क्या होता है, जैसे कभी आपने कटहल का कुछ बनाया या कभी नॉनवेज का कुछ बनाया, इस तरीके की चीज़ें कुछ बनती हैं तो मतलब उसमें ये मेथड यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है, इस विधि द्वारा पानी में घुलकर पोषक तत्व तो नष्ट नहीं होने पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि हम पूरा इसको बहुत टाइट ढक्कन से बंद कर देते हैं, तो जो ऊपर भाप जाती है वो नीचे वापस फिर से उसी कंटेनर में गिर जाती है। खाद्य पदार्थ का स्वाद भी बना रहता है। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्या होता है, टाइम अधिक लगता है। देखिए बिल्कुल लिखा हुआ कि 1 से 2 घंटे तक पकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1 से 2 घंटे पकेगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। ये है आपका स्टीमिंग। देखिए स्टीम करते हैं ना कोई भी हम चीज़ इस तरीके का, तो स्टीमिंग में क्या होता है, खाद्य पदार्थ को भाप में पकाया जाता है। भाप तेजी से उबलते हुए पानी द्वारा उत्पन्न किया जाता है और खाद्य पदार्थ के संपर्क में ढककर पकाया जाता है। इस विधि द्वारा भी खाद्य पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाया जाता है। इसमें होता क्या है कि इस विधि में भाप द्वारा, जो भाप है आपका, भाप द्वारा फूड को मुख्यतः 3 प्रकार से पकाया जाता है। अब वो 3 प्रकार हम पढ़ते हैं। पहले तो देखिए स्टीमिंग आपका ये है, 3 प्रकार उसका ये है। पहला है गीली भाप द्वारा। इस विधि में खाद्य पदार्थ को भाप के प्रत्यक्ष संपर्क में पकाया जाता है। जैसे आपका क्या हो गया, इडली आप देखते होगे ना, इडली वाला जो कुकर होता है उसमें हम नीचे थोड़ा पानी रख देते हैं, फिर इडली का रख देते हैं, जो होता है सांचा जो होता है उसमें इडली करके रख देते हैं। तो आप सोचो पानी से भाप निकलती रहती है और इडली उससे पक जाती है हमारी। तो ये आप कह सकते हो कि मॉइस्ट स्टीमिंग मेथड हो गया, ठीक है। डायरेक्ट भाप द्वारा पकाया जा रहा है ये। दूसरा है हमारा ड्राई स्टीमिंग। इस विधि में खाद्य पदार्थ को पकाने में डबल बॉयलर का प्रयोग किया जाता है। डबल बॉयलर आप समझ रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं, ये सब मोमोज हो गया, आपका ढोकला हो गया, अपम हो गया, और जो फरे बनते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देखो कि पानी जो रहता है वो नीचे रहता है, और जो आपका फूड प्रोडक्ट है उसको हम एक छलनी टाइप बर्तन में ऊपर रख देते हैं, तो नीचे से भाप आ रही होती है। तो आप ये सोचो कि डायरेक्ट उस पर नहीं आ रही है, उस बर्तन आपने छलनी रखी है उसको क्रॉस करके भाप आ रही है, फिर फूड प्रोडक्ट आपके भोज्य पदार्थ पे लग रही है। इसलिए इसको जो है अप्रत्यक्ष मेथड बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मोमोज, ढोकला, अपम, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जल रहित है, मतलब कि विदाउट वाटर आप कह सकते हो। पकाने की इस विधि में पानी नहीं डाला जाता है, बल्कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित स्वयं के जल के भाप से भोजन पक जाता है। जैसे हरी सब्जियों में हम कहाँ पानी डालते हैं, बिल्कुल देखिए अब उसमें ऑलरेडी इतना पानी निकलता, आराम से पक जाती हैं। तो इसके बाद इसका एडवांटेज ये है कि लगातार ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है, और पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, क्योंकि पानी के साथ घुलने नहीं पाते। पानी जैसे हम ज़्यादा डालते नहीं हैं तो कहाँ से घुल पाएंगे, ठीक है। वसा का यूज़ अधिक न होने के कारण सुपाच्य होता है। इस समय समझ लीजिए कि अगर हम बिना तेल वाला भोजन करें तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इतनी बीमारियां हो रही हैं बिना वजह, तो इस वजह से समझ लीजिए ये वाला मेथड तो बहुत अच्छा है, बच्चों एवं रोगियों के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप इसको बिना तेल के उबला हुआ, एकदम उबला हुआ भी और हेल्दी भी है, तो इसलिए बहुत ही हेल्दी है सबके लिए। जलने और तली में लगने का डर नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आपने 2 घंटे तक छोड़ दिया तो जल भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। खाद्य पदार्थ का टेक्सचर हल्का एवं फ्लफी हो जाता है, जिससे स्वाद भी अच्छा लगने लगता है। और इसमें जो इसको होता क्या है, इसका जो एक मतलब इसकी जो कमी है इस मेथड की, उसमें उपकरण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास डबल बॉयलर नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे, या घर में बना सकते हैं, लेकिन जैसे एक प्रॉपर तरीके से अगर हमें चीज़ें पकानी है तो जाहिर सी बात है हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और इडली आपको बनानी है तो इडली तो बिना हम सांचे के इडली बना ही नहीं सकते हैं।
इसके बाद है हमारा प्रेशर कुकिंग, ये आप हर कोई जानता ही होगा। इसमें क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 110 से 120 सेंटीग्रेड तापमान पर सुरक्षित माना जाता है। प्रेशर कुकर में भोज्य पदार्थ को निकलने से रोक लिया जाता है, सॉरी भोज्य पदार्थ नहीं, भाप को रोकने से, यहाँ भाग लिख गया है, किसको निकलने से, भाप को निकलने से रोक लिया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ कम समय में पर्याप्त रूप से पक जाता है। इसमें कोई वो नहीं है, आप पता है कि इतना प्रेशर हो जाता है कुकर में कि वो बहुत जल्दी से भाप पूरी बन जाती है और खाद्य पदार्थ आसानी से पक जाता है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है, पकने में कम समय लगता है और कई व्यंजन एक साथ पक सकते हैं आपके। हम देखते हैं ना कि दाल रख देते हैं, फिर उसके अंदर हम चावल भी रख देते हैं किसी छोटे कंटेनर में, तो चावल भी एक साथ पक जाता है। ईंधन की बचत होती है, बिल्कुल सही बात है। अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। पोषक तत्वों की हानि भी नहीं होती है और इस विधि से खाद्य पदार्थ पूरी तरीके से पक जाता है। कच्चा रहने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, प्रॉपर आपका पूरा पक जाएगा। फिर इस विधि में खाद्य पदार्थ पकाने हेतु वसा एवं गर्म हवा का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, ये हमारा दूसरा है, ड्राई हीट मेथड है आपका। क्या है, ड्राई हीट मेथड है। इसमें वसा एवं गर्म हवा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपका है ग्रिलिंग एवं ब्रॉयलिंग। अब देखिए होता क्या है कि जो ग्रिलिंग मेथड होता है उसमें खाद्य पदार्थ को गर्म छड़ के नीचे या ऊपर या बीच में रखकर पकाते हैं, जिससे कि परिणाम में खाद्य पदार्थ पककर भूरे रंग का हो जाता है। समझ गए आप? आपने देखा होगा रोड वगैरह पे या कभी ढाबे पे या कहीं भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ देखिएगा कि आप देखते हो ना कि छड़ में जो है खाद्य पदार्थ को बिल्कुल लगा के एक ही में पिरो के रखते हैं और उसको डायरेक्ट आग के ऊपर इस तरीके से जो है उसको मतलब भूनते हैं, ग्रिल करते हैं। ये खाद्य पदार्थ को देखिए, यदि खाद्य पदार्थ को छड़ के ऊपर रखकर पकाया जाता है तो उष्मा का प्रवाह जो होता है संवहन मतलब कि कंडक्शन के थ्रू एवं रेडिएशन विधि द्वारा होता है। कहने का मतलब ऊपर रख के आप पका रहे हैं तो कंडक्शन और रेडिएशन मतलब कि संवहन एवं विकिरण विधि द्वारा होता है। यदि खाद्य पदार्थ को रॉड के नीचे रखकर पकाया जाता है तो उष्मा का प्रवाह विकिरण मतलब कि रेडिएशन द्वारा होता है, ठीक है। आपको ये दोनों याद रखना है कि ऊपर रख के पकाया गया तो कंडक्शन और रेडिएशन दोनों विधि का यूज़ हो रहा है, और अगर खाद्य पदार्थ को नीचे रखकर पकाया गया, ठीक है, तो क्या होगा, विकिरण के द्वारा होगा। प्रायः ग्रिलिंग विधि द्वारा पॉपकॉर्न, बैगन, फुल्का, शकरकंदी ये सब चीज़ें पकाई जाती हैं। और इसका एडवांटेज वही है कि पकाने की शीघ्र विधि, बिल्कुल सही बात है कि जल्दी जल्दी आप सोचो ना, डायरेक्ट आग पे रखते हैं, एकदम ऐसे भून देते हैं। पॉपकॉर्न आजकल आ रहा है ना, भूनते हैं डायरेक्ट, हम देखो आग पे रख करके इस तरीके से। इसके बाद आपका पकाने की विधि शीघ्र है, जाहिर सी बात है जल्दी पक जाता है। वसा का प्रयोग कम या बिल्कुल नहीं होता अथवा स्वाद अच्छा रहता है। अब देखो मक्का भूनते हैं तो उसमें कहाँ हम जो है वो करते हैं, शकरकंदी भूनते हैं तो कहाँ उसमें फैट का यूज़ होता है, नहीं होता है, शकरकंदी जो आग में भूनते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज ये है आपका कि जलने से बचाने हेतु लगातार ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम मक्का भून रहे हैं, मतलब वही पॉपकॉर्न अगर हम भून रहे हैं, नहीं हमने ध्यान दिया तो पूरा जल के बेकार हो जाए। ये देखिए इस तरीके की चीज़ हो रही है। ग्रिलिंग बॉयलिंग आपका ये मेथड इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। और इसी में कभी कभी क्या करते हैं, इसी छड़ में इसको पिरो देते हैं और उसको फिर हाथ से इस तरीके से उलट पलट करते रहते हैं। इसके बाद है हमारा पैन ब्रॉयलिंग और रोस्टिंग। जब खाद्य पदार्थ को आग के ऊपर धातु की कढ़ाई रखकर भूना जाता है तो उसे पैन ब्राउलिंग या रोस्टिंग कहते हैं। जैसे आप देखो घर में हम कढ़ाई रखते हैं, उसमें मूंगफली भूनते हैं हम। कढ़ाई वो जो रोटी बनाने वाला पैन होता है उसमें कभी कभी हम चना रखते हैं, चना भूनते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए एग्जाम्पल में मूंगफली हो गई आपकी, चना हो गया, मटर भूनना, ये बनाना, चपाती बनाना, ये सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं, ठीक है। और इसके बाद एडवांटेज वही है कि स्वाद एवं सुगंध अच्छा हो जाता है और नमी खत्म हो जाती है, जिससे अधिक समय तक रखा जा सकता है, ठीक है। मसालों को भूनकर पीसने में आसानी होती है और मसालों को अगर भून करके हम पीसते हैं तो उनमें टेस्ट भी अच्छा आता है और वो एक लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो नमी वगैरह है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप ये समझो कि कोई भी भोज्य पदार्थ अगर ख़राब होता है तो उसमें ये आप समझ लो कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसमें बचा रह गया, इस वजह से आपका भोज्य पदार्थ ख़राब हो जाता है। तो अगर भून करके हम रख रहे हैं तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। ये इस तरीके से देखिए पैन ब्रॉयलिंग की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप। तो उधर हमने क्या कहते हैं, रोस्टिंग की बात हो, मतलब क्या कहते हैं, रोस्टिंग कह रहे हैं, ब्राउलिंग की बात हो रही है, किस तरीके से आपने कर दिया है कि बिल्कुल देखिए थोड़ा सा वो डाल के किया गया है। और होता क्या है कि आप कभी कभी बिल्कुल जब वो मूंगफली वगैरह भून रहे तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं डालते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज वाली बात वही है, लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर अधिक भूरा हो गया तो कुछ अमाइनो एसिड आपके जो क्या होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। इसके बाद है आपका बेक मतलब जो केक वगैरह हम बनाते हैं, इसमें क्या होता है, गर्म हवा द्वारा पकाया जाता है। अब गर्म हवा का मतलब हम इसको जो है क्या करते हैं, उसमें पकाते हैं, ओवन में पकाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होता है कि रेस के थ्रू जो है गर्म हवा के थ्रू पकाया जाता है। और कभी कभी रेत में रख करके भी जो है बेक किया जाता है चीज़ों को, तो वो चीज़ भी है।
तो इस वजह से यहाँ बोला जा रहा है कि गर्म हवा के थ्रू, ठीक है। वास्तव में इस विधि में खाद्य पदार्थ सूखी उष्मा विधि से पकाया जाता है, किंतु सूखी उष्मा खाद्य पदार्थ की नमी द्वारा उत्सर्जित होती है, ठीक है। सामान्यतः बेकिंग विधि द्वारा पकाए गए खाद्य पदार्थ भूरा एवं कुरकुरा होता है, किंतु नीचे की परत स्पंजी व मुलायम हो जाती है, जैसे आपका केक हो गया, पुडिंग हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बेकिंग हेतु 120 डिग्री से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापक्रम का यूज़ किया जाता है। आपको ये तापक्रम याद रखना है, समझ रहे हैं आप, तापक्रम याद रखना है। यही सब चीज़ें एग्जाम में जो है पूछी जाती हैं। इस तरह देखिए बेकिंग करते हैं ना, ये सब देखिए रखा हुआ है दुनिया भर की चीज़ें इनकी, ठीक। एडवांटेज वही है, स्वाद संरचना अच्छी हो जाती है, अनेक प्रकार के व्यंजन आप बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात। एक साथ अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं। आपने ब्रेड कर दिया, बन कर दिया, अगर आपके पास कई सारे सांचे हैं तो उसमें डाल के आपने क्या किया, रख दिया पकने, मतलब बेक होने के लिए रख दिया, तो एक साथ कई चीज़ें बन जाएंगी। इसका डिसएडवांटेज यही है कि उपकरणों की जरूरत होती है और कुशलता, मतलब स्किल होनी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास क्या कहते हैं, मान लीजिए ओवन रखा भी है घर में और आपके पास जो है स्किल ही नहीं है कि इसको चलाएंगे कैसे, तो भी बेकार है। तो इसमें मतलब ज़रूरत होती है आपको दोनों चीज़ों की। अब है आपका वसा के द्वारा भोजन पकाना, ठीक है। इस विधि में खाद्य पदार्थ पकाते समय जो आपका बर्तन है उसकी तली में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया जाता है और लैडल मतलब जो आपकी कलछी है, उसकी सहायता से उलट पुलट कर पका लिया जाता है। जैसे देखिए ये देखिए है ना, थोड़ा सा हमने तेल इसमें मिलाया है और इसमें मशरूम को मिला के उलट पुलट की चीज़ें कर रहे हैं। टिक्की वगैरह भी जैसे देखो हम ना थोड़ा तेल डाल के करते हैं। देखो सॉर्टिंग क्या है कि जो सॉर्ट इज़ अ ड्राई हीट कुकिंग मेथड, ठीक है, ड्राई हीट मेथड है विच इन्वॉल्व्स कुकिंग इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। क्या है देखिए, थोड़ा सा तेल इसमें मिलाना है आपको, ठीक है, इन अ हॉट पैन वाइल टॉसिंग इंग्रेडिएंट्स अराउंड। और उसी में क्या करते हैं, थोड़ा सा तेल डालेंगे और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको उन्हीं के आसपास, मतलब तेल के आसपास ऐसे गिरा के उसको इधर उधर उलट पलट करते रहेंगे, ठीक है। और इस विधि से क्या होता है, साइड डिश पकाए जाते हैं, मतलब जैसे आपका टिक्की हो गया, टिक्की पकाते हैं ना थोड़ा सा तेल डाल के, उस तरीके का। इसके बाद हमारा स्वैलो फैट फ्राइंग में क्या होता है, इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ को पकाते समय बहुत कम तेल का यूज़ करते हैं ताकि उसमें जो खाद्य पदार्थ है वो पूरी तरीके से डूबने ना पाए। इसमें क्या, जैसे आपका देखिए हम घर में पराठा बनाते हैं, मछली वगैरह थोड़ा वो करते हैं, टिक्की बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपका स्वैलो फैट में आ रही है, ठीक है। डीप फ्राइंग आपको पता ही है, पूड़ी और ये सारी चीज़ें बनाते ही हम उससे, और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 180 से 220 डिग्री सेल्सियस का यूज़ किया जाता है। तेल कितना गर्म होता है आप सोच सकते हैं। इस विधि में क्या होता है कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, ये देखिए इस विधि में ऊष्मा का प्रवाह संवहन विधि द्वारा होता है, मतलब कंडक्शन विधि द्वारा होता है, ठीक है। और जो खाद्य पदार्थ होता है वो भूरे रंग का हो जाता है। कचौड़ी वगैरह तलते हैं तो आप देखते होगे आटा तो वाइट होता है, बट जब हम उसको तल देते हैं तो वो भूरे कलर का हो जाता है। यदि तले जाने वाले तेल का, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि तले जाने वाले तेल का तापक्रम स्मोक पॉइंट तक आ जाता है तो वसा के फैटी एसिड गिल्सॉल में अपघटित होकर एक्रोलीन में परिवर्तित हो जाते हैं। होता क्या है यहाँ पर, आपको पता है कि जो तेल होता है वो फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। तो होता क्या, जब जैसे मान लीजिए हम पूड़ी या मतलब वही कोई भी चीज़ तलने वाली चीज़ आप कढ़ाई में तल रहे हैं, कभी कभी होता है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और आप देखते हो कि उसमें धुआं टाइप का निकलने लग जाता है। तो वो जो तेल होता है उसी को बोलते हैं स्मोक पॉइंट। वो जो उसमें धुआं निकलने लग जा रहा है उसी को बोलते हैं स्मोक पॉइंट। तो अगर आपका जो तेल है वो कभी स्मोक पॉइंट तक आ जाता है तो जो आपका तेल में जो फैटी एसिड होते हैं वो गिल्सॉल में परिवर्तित हो जाते हैं, और गिल्सॉल में परिवर्तित होकर क्या होता है, एक्रोलीन में परिवर्तित हो जाते हैं। एक्रोलीन आपका एक तरीके से कह सकते हो पॉइजनस सब्सटेंस है। अगर एक्रोलीन तेल में बन जाता है तो तेल आपका विषाक्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो तेल होता है उसको मतलब आप इस तरीके से तेल में तलिए चीज़ों को कि उसमें धुआं ना निकलने पाए, क्योंकि धुआं निकलने से जो आपका तेल है वो टॉक्सिक हो जाता है, आप कह सकते हो कि पॉइजनस हो जाएगा। अब ऐसा मत समझना कि जैसे घर में तल रहे हो धुआं निकल गया तो टॉक्सिक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। आप कोशिश करिए कि उसमें मतलब जो आपका तेल का टेम्परेचर है वो स्मोक पॉइंट तक ना आने पाए, क्योंकि होता क्या कि तेल जो है आपका, वही वाली बात है कि जो उसमें फैटी एसिड होते हैं वो गिल्सॉल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब तेल की संरचना खराब मानी जाती है। इसी वजह से ये भी कहते हैं कि एक ही तेल में, मतलब एक बार जो आप तेल कढ़ाई में डाल रहे हैं उसको आप आज मान लीजिए आपने कुछ तला, फिर उसको आपने रख दिया, अगले दिन उसमें कुछ ना तलिए, इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि बार बार उसको गर्म करने से क्या होता है कि वो वही वाली बात है, विषाक्तता होने लग जाती है उसमें। तो तेल को कोशिश करिए कि जितने मतलब जो भी आपको फूड प्रोडक्ट तलना है उसको आप उतने में ही तलिए कि उतना तेल ख़त्म हो जाए। थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, बट आपको कोशिश करनी है कि जो है दोबारा से उस तरीके से तलिए मत उसमें चीज़ें। अगर आपका थोड़ा बहुत बच भी जा रहा है तो उसको आप पराठा बनाने में, ये सब चीज़ें करने में थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पराठा बनाने में कम तेल लगता है, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके की चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। इसके बाद ये क्या होता है, और नाक में लगने लग जाते हैं। आपने देखा ना तेल में धुआं निकलने लग जाता है बिल्कुल, तो वो अजीब सा गले में और
खांसी आ जाती है, इस तरीके की चीज़ें हो जाती, क्योंकि अब विषाक्तता हो रही है, इस वजह से हमारे जो क्या बोलते हैं हमारा ट्रैकिया है, हमारी जो नोज़ है, उसमें जो इरिटेशन उत्पन्न हो रही है। एडवांटेज वही है, स्वाद और संरचना अच्छी हो जाती है, कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है। कैलोरी मूल्य का मतलब ये है कि जो उसमें एनर्जी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फैट का यूज़ हो रहा है, और आपको पता है फैट हमारा जो है वो हमें 1 ग्राम फैट हमें 9 कैलोरी जो है ऊर्जा देता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना सारा फैट रहेगा तो कैलोरी उसका रेट बढ़ ही जाएगा। पकाने की शीघ्र वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। आप देखो रोटी को पकाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, अच्छा अभी हुई कि नहीं, ब्राउन हुई कि नहीं, लेकिन हम पूरी जैसे डालते हैं, तुरंत पूड़ी लो भैया, पूड़ी ऐसे डब्बा जैसी हो गई, लो खाओ। इसके बाद डिसएडवांटेज वही है, अगर आपने अधिक वसा अवशोषित होने के कारण लूज हो जाते हैं, मतलब कि थोड़े लूज टाइप के हो जाते हैं। अगर मान लो किसी को क्रिस्पी खाना है तो हो सकता है वो ना हो पाए, है ना। अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। खाद्य पदार्थ खर्चीला हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तेल अगर ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ रही है। तले हुए व्यंजन पचने में समय लगता है। बार बार एक ही तेल में तलने से खाद्य पदार्थ हानिकारक हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। पचने में समय लगता है, क्यों? क्योंकि जो फैट होता है वो हैवी होता है, उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो भी हैवी होती है, सो दैट पचने में क्या होता है, टाइम लगता है। पकाने की मिली जुली विधि का मतलब वही कॉम्बिनेशन मेथड की बात हो रही है। ब्रेजिंग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेजिंग। इस विधि में खाद्य पदार्थ को रोस्ट एवं स्टूइंग दोनों विधि के द्वारा प्रयोग करके पकाया जाता है। मिली जुली का मतलब यह है कि इस विधि से जो भी खाद्य पदार्थ बनाया जाएगा उसमें 2 मेथड का यूज़ किया जाएगा। मतलब जैसे आपने देखा, एक रोस्ट किया गया, फिर इसके बाद स्टूइंग किया गया। हो सकता है कभी रोस्ट किया जाए, कभी सिमरिंग की जाए, है ना, इस तरीके की चीज़ें हैं। हो सकता है कभी रोस्ट किया जाए, फिर उसको फ्राई किया जाए। अभी बताती हूँ मैं आपको। पहले खाद्य पदार्थ को भून लिया जाता है, फिर ग्रेवी के साथ पकाया जाता है, जैसे मांस और सब्जियाँ। डेली आप घर में सब्जी बनाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा तेल डालते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं। तो थोड़ा सा तेल आपने डाला तो जाहिर सी वो स्वेलो फ्राई हो गया या पैन ब्रॉयलिंग हो गया आपका, है ना। एक मेथड ये हो गया। फिर हम उसमें पानी डालते हैं और उसको पकाते हैं। तो पानी डाल के आपने उसको धीमी आंच पे पकाया तो आपका सिमरिंग हो गया। तो आप सोचो कि उसमें हमने क्या किया, एक मेथड हमने पैन ब्रॉयलिंग या स्वेलो फ्राइंग यूज़ किया और दूसरा हमने सिमरिंग यूज़ किया, 2 मेथड यूज़ किया। इस वजह से हम बोलेंगे कि ब्रेजिंग मेथड हो गया ये, ठीक है, क्योंकि मिली जुली विधि से यहाँ पर खाद्य पदार्थ पकाए जा रहे हैं। इसके बाद कुछ खाद्य पदार्थ को एक से अन्य विधि से भी पकाया जाता है, जैसे देखो सिमई हो गई। सिमई में हम क्या करते हैं, पहले उसको भूनते हैं, फिर उसको सिमरिंग करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप देखते हो ना, घी डाल के थोड़ा सा पहले भूनते हैं उसको, फिर उसमें दूध डाल के देर तक पकाते हैं। इसके बाद फिर वेज करी हो गई, आपकी सब्जियों की करी जो होती है। सॉर्टिंग मतलब वही मैंने बताया ना, थोड़ा सा तेल डाल के सॉर्ट करते हैं आप। इसके बाद क्या करते हैं, सिमरिंग करते हैं, पकती है वो करी पानी डाल के थोड़ी देर तक। उपमा हो गया आपका, उपमा को भी हम थोड़ी देर तक क्या करते हैं, को भूनते हैं, फिर उसमें पानी डाल के उस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद मीट कटलेट हो गया, पहले उसको बॉईल करते हैं मीट को, फिर इसको फ्राई करते हैं कटलेट बना करके उसको। वेज पुलाव हो गया, पहले उसको फ्राई करते हैं, फिर उसको पानी डाल के सिमरिंग करके पकाते हैं। मटर पनीर आपकी सब्जियाँ वगैरह फ्राई करते हैं, स्टूइंग करते हैं, फिर समझ गए आप। तो ये था हमारा आज का, आपका पूरा ख़त्म हो चुका है ये क्या कहते हैं कुकिंग मेथड। हो सकता है 1-2 अभी रह गया हो, आई थिंक सोलर कुकिंग और माइक्रोवेव कुकिंग रह गई है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम जब लाएंगे तो उसमें हम जो उसको इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए आप लोग और बताते रहिए कि आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं या नहीं बना रहे। वैसे तो आप लोग बना ही रहे होंगे। आप लोग कुछ लोगों ने पूछा मुझसे कि डायरेक्ट यही चीज़ें लिख लूँ। मैंने क्या कहा, ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है, एक एक चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, अब जैसे ये देखिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है, सिवई खीर भूनना और ये करना, ठीक है। अब जैसे इसमें पूरा लिखा हुआ है कि इस विधि में खाद्य पदार्थ को रोस्ट एवं स्टूइंग करके, तो आप सीधे इतना लिख सकते हो कि खाद्य पदार्थ को रोस्ट एवं स्टूइंग करके बनाया जाता है, बस। इसके बाद वैसे पूरा लिखा हो ग्रेवी के साथ, तो आप इतना लिख सकते हो कि ग्रेवी के साथ पकाना, है ना। एक अन्य इस तरीके से शॉर्टकट में आप अपने तरीके से। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, स्वाद एवं संरचना अच्छी हो जाती है। अब ये हो जाती है, इतना लिखने का क्या मतलब, आप सीधे इतना लिख सकते हो कि स्वाद एवं संरचना अच्छी। शॉर्टकट हुआ, कैलोरी मूल्य जो है इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब वही है। आप अपने शब्दों में थोड़ा छोटा करके लिखिए, या अगर आपको इतना भी लिखने में वो हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा तो मैंने भी नहीं लिखा है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैंने भी लिखी। बट मैंने आपको बता रही हूँ कि टाइम आपको बचा करके क्वालिटी टाइम दे करके और क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, ठीक है। नोट्स बना करके इतना बड़ा क्या कहते हैं पूरा पोथी तैयार करना, उसका कोई मतलब नहीं है। टू द पॉइंट चीज़ें पढ़िए, और अगर आपको इतने सही समझ आ जाता है, समझना क्या है इसमें, डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा बस टेम्परेचर वगैरह क्या है किसका, वो चीज़ें याद रखनी और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर, ये हमारा कुकिंग मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है। 2 बचा हुआ है, कल वाली वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। और आगे अब हम लोग जो है क्या कहते हैं, जितने भी हमारे अनाज हैं और जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में चल रहा है, लेकिन परेशान नहीं होना है। ये आपके होम साइंस के सब एग्ज़ाम का कवर करेगा, इतना जान लीजिए। टीजीटी पीजीटी से और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, इसीलिए देखिए मैंने जो है नेट का भी बनाना शुरू कर दिया कि आपको नेट के एग्ज़ाम में भी आराम से हो सकता है,
कोई दिक्कत नहीं है। नेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, आपको टेम्परेचर दे दिया जाएगा या एडवांटेज पूछ लिया जाएगा या मेथड पूछ लेंगे या कम पानी डालते हैं या ज़्यादा डालते हैं, इस तरीके की चीज़ें पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर आप लोग सॉल्व करते रहा करिए। अब जैसे नेट का एग्ज़ाम जिसको भी देना है प्रीवियस ईयर ले लीजिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि उससे हमें समझ आता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या दोनों चीज़ें आपस में जो है टकरा रही हैं, समझ मतलब चीज़ें हमें पढ़ने का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर नहीं हो रहा है तो उसको कवर करेंगे, जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, ढूंढ के ले आएंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, और आप लोग जो है क्या कहते हैं पढ़ते रहिए, रिवाइज रोज़ करिए और डेली जो है क्या कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन देते रहिए खुद को, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई रोज़ करिए। जिस तरीके से आप खाना खाना नहीं भूलते हैं, ब्रश करना नहीं भूलते हैं, जैसे मस्ट है बिल्कुल, पढ़ाई को उस तरीके से जिस दिन आपने कर लिया अपने डे शेड्यूल में, तो उस दिन फिर आपको पढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता है, और आप जो चाह रहे हैं उसको पाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। जब हम डेली कोई चीज़ अपने अंदर करेंगे, अपने अंदर भरेंगे, आप सोचो डेली चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो कैसे चीज़ें नहीं अचीव कर पाएंगे, आप खुद सोचिए। और तो इसलिए डेली पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, आधे घंटे ही पढ़िए, नहीं मन हो रहा है पढ़ने का तो पढ़ी हुई चीज़ें रिवाइज़ करिए, है ना। चलिए, फिर बहुत बातें हो गई, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एकदम, आप लोग दिन भर अच्छा दिन हो, मतलब क्या ही बोलें भाई, हैव अ गुड डे आप सभी को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।